Dr. Namaste, Rupa, everyone. Namaste. Thank you so much for having me here. Let me just share my screen with you. Okay. तो फिर से एक बार सभी को नमस्ते। मुझे यहाँ आमंत्रित करके अपने विचार आप सभी के सामने रखने का अवसर मिला, इसलिए नेस्ट भारत के सभी कार्यकर्ता का धन्यवाद करती हूँ। Actually speaking, it's a pleasure and privilege to be with you, all my young friends. Because I strongly believe कि भारत का भविष्य आपके हाथों में और मजबूत इरादों में ही है, और इसीलिए I didn't take even a minute to give my affirmative response when Diksha ji called me up to invite for this lecture and grab this opportunity to interact with you all. Having said that, let me tell you, the other day I was just surfing through Facebook page of Nest Bharat, और वहां मैंने देखा कि इस लेक्चर सीरीज में आज तक बहुत ही नॉलेजेबल लोग आके गए हैं, ऐसे लोग जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, जबकि मेरे बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। मुझे जो आज विषय दिया गया है, स्टेटस ऑफ विमेन इन भारतीय मिलियू, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस विषय के बारे में मैंने कुछ बहुत गहन चिंतन किया है, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट अ थिंकर, बट हाँ, थोड़ा सा अभ्यास जरूर है, और उसी अभ्यास के बेसिस पर आई एम गोइंग टू पुट सम पॉइंटर्स इन फ्रंट ऑफ यू, and at the end of the session, I guess there will be some time for Q&A, and I'll try my best to answer your queries. I think this much is enough to set the ground. Let's look into the subject matter now. मेरे ख्याल से 21वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है स्टेटस ऑफ वुमेन। अब किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, यह विषय चर्चा में है, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। अगर हम भारत के विकास की बात करते हैं, अगर हम भारत को परम वैभव तक लेके जाने के लिए प्रयासरत है, तो महिला के स्टेटस के ऊपर विचार करना, चर्चा करना, सोचना बनता ही है। स्वामी विवेकानंद has rightly said that the best thermometer to progress of a nation is its treatment of its women. तो अगर आज भारत में वर्तमान में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें, तो we get a complete 180 degree compass. भारत में हमें यह दिखाई देता है कि कुछ हिस्सों में महिलाएं अभी तक घर की चार दीवारों में बंद है। समाज और राष्ट्र की बात तो छोड़ो, उसे अपने बारे में भी सोचना नहीं आता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, इन चीजों का तो उसे सपना भी नहीं आता है। और तो और कभी-कभी अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देने का अधिकार भी उसे नहीं होता है, खास करके तब जब वह बच्चा लड़की हो और परिवार के सारे सदस्य पुत्र प्राप्ति की आशा लगाए बैठे हो। तो एक तरफ हमें ये दिखता है, तो दूसरी तरफ हमें यह भी दिखता है कि भारत की महिलाओं ने अपना आसमान ढूंढ लिया है, वो पर फड़फड़ा के उड़ने लगी है, आकाश की बुलंदियों को छूने लगी है, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी है। शूटिंग चैंपियन अंजलि भागवत को ले लो, या फिर माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली द ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, पद्मश्री अवार्डी प्रेमलता जी अग्रवाल ही ले लीजिए। प्रोफेशनल सर्फर इशिता मालविया हो, या बाइकर एंड फॉर्मूला कार रेसर अलीशा अब्दुल्ला क्यों ना हो। अगर नाम गिनने बैठे तो नाम गिनते गिनते समय निकल जाएगा, इतने नाम हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी महिलाएं तथाकथित मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपना रुतबा बना रही हैं। कहा जाता है कि महिलाएं कैमरे के सामने ज्यादा रहना पसंद करती हैं, कैमरे के पीछे रहकर फोटोग्राफी की बारीकियां,
उसे देखना, उसे समझना ये महिला की बस की बात नहीं है। और इसे झुठलाती है अंजलि शुक्ला और ले आती है नेशनल अवार्ड फॉर सिनेमेटोग्राफी। एक होता है पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे, यह भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह सर्वे हमें बताता है कि भारत में सार्वजनिक उद्यमों में कुल कार्यबल का 9% कार्यबल महिलाएं गठित करती हैं। मतलब ये है कि विमेन कंस्टिट्यूट ओनली 9% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन पब्लिक एंटरप्राइज। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ है हमारी पाबीबेन। कच्छ की पाबीबेन रबारी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बनाती है विश्व का सबसे पहला विमेन आर्टिसन एंटरप्राइज। केवल अपना ही नहीं तो अपने गांव के आसपास के 10 गांव में पाबीबेन रोजी रोटी देती है। कभी समय मिले तो pabiben.com ये वेबसाइट को जरूर सर्फ करना और वहां जाके देखना कि ये अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी ने क्या क्या आज तक अपने नाम पे इकट्ठा किया है। उनके नाम से 2 पेटेंट दर्ज हो चुके हैं और पिछले ही महीने कौन बनेगा करोड़पति में भी उनके नाम का एक एपिसोड बना हुआ था। नवलबेन बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन अपने ही घर में डेयरी खोल के वर्ष भर में 1 करोड़, हाँ जी सही सुना आपने, 1 करोड़ रुपयों का दूध बेचती है और अपने साथ साथ 25 परिवारों को रोजी रोटी देती है। तो एक तरफ यह चित्र है कि पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे हमें यह बताता है कि सार्वजनिक उद्यमों में महिलाएं कामगार के नाते नहीं है, तो दूसरी तरफ वही महिलाएं अपना खुद का एंटरप्राइज खड़ा कर रही हैं और दूसरों को रोजी रोटी दे रही हैं। आइए अब देखते हैं कुछ चुभने वाले सत्य, कुछ अनप्लेजेंट रियलिटीज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये रिपोर्ट हमें बताता है कि भारत में वर्ष भर में दहेज उत्पीड़न से यानी कि डाउरी हेरसमेंट से more than 7,600 women they are dying every year, यानी प्रतिदिन 21 मौतें। हर घंटे में महिला के खिलाफ 26 अपराध दर्ज होते हैं और इन 26 अपराधों में से 10 अपराध उसके पति और रिश्तेदार द्वारा किए जाते हैं। भारत की 70% महिलाएं, 70% married women in India, they are victim of domestic violence. यूनिसेफ के आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में अवैध सेक्स डिटर्मिनेशन का, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन का 1,000 करोड़ रुपयों का कारोबार है। वर्ष भर में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार हम नवरात्रों का सेलिब्रेशन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, देवी पूजा करते हैं और उसी देवी को माता के पेट में जन्म लेने से पहले उसका गला घोंट देते हैं। पिछले 1 दशक में 8 मिलियन, 80 लाख कन्या भ्रूण की हम हत्या कर चुके हैं। Now hold on. I want to show you the flip side of this same picture. And when you see the flip side of this picture, you will see Shanti Tiggaji over there. 35 वर्ष की उम्र की 2 बच्चों की माता यह शांति जी तिग्गा वो है भारतीय सेना की सबसे पहली महिला जवान। और गौर करने वाली बात यह है कि शांति जी को तो पता ही नहीं था कि उनसे पहले भारतीय सेना में महिलाएं नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि भारत के दूर दराज के अंदरूनी छोटे से गांव से आने वाली बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड की शांति जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि सेना में भर्ती होना और देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम मेरा नहीं है, ये काम पुरुषों का है, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। इसी चित्र में शांति जी के बाजू में ही आपको खड़ी दिखाई देगी सुरेखा यादव जी, जो कि एशिया की सबसे पहली मोटर वुमेन है, वो ट्रेन चलाती है। सुरेखा जी के बाजू में खड़ी मिलेगी आपको सुनीता जी चौधरी, जो कि सबसे पहली ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और भारत के तथाकथित मोस्ट अनसेफ मेट्रो सिटी दिल्ली में रिक्शा चलाती है।
इन 3 महिलाओं के साथ साथ आपको वही खड़ी हुई दिखाई देगी नीरूजी चड्ढा भी, जो कि समुद्री कानून के अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण की न्यायाधीश चुनी जाती है। तो ऐसा है कि जब हम भारत में वर्तमान में महिला की स्थिति, इसके ऊपर हम जब बात करते हैं तो वी गेट कंप्लीट 180 डिग्री कंपास। Commonly, whenever we talk about the status of women in any country, हम देखते हैं कि या तो उस देश में महिलाएं सेकेंड क्लास सिटीजन है, या तो फिर महिलाएं एम्पावर्ड है, राष्ट्रीय जीवन और समाजी जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सा लेती है, और या तो इन 2 ध्रुवों के बीच में कहीं पे भी है। लेकिन शायद भारत इस पृथ्वी के पटल पर एकमात्र ऐसा देश है कि जहां हमें 0 के स्केल से लेकर 180 के स्केल तक हर प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। Now, if we want to understand the reason of this kind of mixed picture, or if we want to do the root cause analysis for this confusing scenario, then we need to look at our past. We need to study the history. और जब हम इतिहास की तरफ दृष्टिकोण करेंगे तो हमें भारत की एक विशेष पृष्ठभूमि है, जो डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। I will quickly touch base with this special features of भारत। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यानी राष्ट्र के नाते भारत की प्राचीनता। अगर हमें भारत का और भारतीयों के इतिहास का अभ्यास करना है तो वो सरल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतिहास बड़ा लंबा है। आज जो पृथ्वी के पटल पर हमें 200 से अधिक देश दिखाई देते हैं, वो तो भारत के सामने नवजात शिशु के समान है। न जाने कितनी सहस्राब्दियों से भारत इस पृथ्वी के पटल पर अपना अस्तित्व जमाए बैठा है, और हजारों वर्षों से उसके राष्ट्रीय, सामाजिक और पारिवारिक जीवन की अक्षुण्ण धारा बहती आ रही है। एक राष्ट्र के नाते हमने अनेक उतार चढ़ावों को देखा है। सहस्त्रों वर्षों तक हम परम वैभव के उच्चासन पर विराजमान भी रहे, और सदियों की दास्यता भी हमने चख ली है। तो कुल मिलाकर भारत के राष्ट्र जीवन का अनुभव विविधता से संपूर्ण है। So when we talk about the status of women, especially in Bharatiya milieu, then we need to consider all these facts. I want to draw your attention towards one more point, and that is philosophy of life. Actually मैं जीवन दर्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन दर्शन के लिए शायद इंग्लिश में कोई योग्य शब्द नहीं है, इसलिए मैंने उसको फिलॉसफी कहा। स्वामी विवेकानंद उसको आइडियल कहते थे। स्वामी जी ने कहा है कि इन ईच नेशन men and women represent an ideal consciously or unconsciously being worked out. So if we want to understand the journey of Indian womanhood, first we need to look at this ideal, this very vision of life in this lens of ours. The very idea of feminine in Bharat is based on, or rather I would say it is molded on this very vision of life. तो क्या है यह विजन? वह है एकात्म जीवन दृष्टि। Man is not the separate entity in this world. मनुष्य का अलग थलग ऐसा कोई अपना अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। The extended form of a man is his or her family. The extended form of family is community. The extended form of community is country. Country is the part of entire creation, and the whole universe, the entire creation is manifestation of divine self. And in this way, we all are
interconnected, interrelated, and interdependent. Let me explain this through an example. हम सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर शुरू में कुछ ही कोशों से बनता है. बाद में when the embryo develops, this couple of cells it get divides and it diversifies, और उसी cells में से कुछ brain cells बनते हैं, कुछ blood cells बनते हैं, उसी में से कुछ हड्डियां बनती हैं और कुछ किडनी बनती है. Without this diversification, the development of embryo is not possible at all. और एक बार जब डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है तो each cell, each tissue, each organ has a specialized function. और याद रहे, each tissue, each cell, each organ has its own important and it is irreplaceable. और एक बात है, in the absence of the life force which connects the all part of this parts of the body and converts into the organic whole, अगर वह जीवन तत्व नहीं है तो उसके एब्सेंस में the whole exercise is in vain. बाद में तो वो सिर्फ डेड बॉडी है and it perishes. इसीलिए विकास के लिए डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, लेकिन अस्तित्व के लिए कनेक्टेड चाहिए, वननेस चाहिए. और यही बात समाज को भी लागू होती है, पुरुष हो या स्त्री हो. हर एक के लिए देयर इज अ रोल टू प्ले, देयर इज अ ड्यूटी टू फुलफिल एंड देयर इज अ मिशन टू अकम्प्लिश. दिस रोल, दिस ड्यूटी, दिस मिशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट वो अपने आप में अनूठे हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हैं. शरीर में ब्रेन का काम हार्ट नहीं कर सकता, किडनी का काम लीवर नहीं कर सकता, लेकिन सारे ही अंग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और किसी एक अंग ने भी काम करना बंद किया तो जीवन का प्रवाह थम सकता है. बिल्कुल यही बात समाज जीवन में भी लागू होती है, बिल्कुल यही बात लागू होती है फेमिनाइन और मस्कुलाइन को. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर इंसेपरेबल. और इसीलिए हमारे यहां कंसेप्ट है अर्धनारी नटेश्वर का. लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस कंसेप्ट. द स्टोरी इज अबाउट भृंगु. So this Bhringu is devotee of Lord Shiva. He's a staunch devotee. और भृंगु का एक डेली रिचुअल रहता है कि वो हर रोज कैलाश पे जाकर शिव जी की प्रदक्षिणा करते थे. नाउ भृंगु की भक्ति की एक और विशेषता थी कि उनकी भक्ति केवल शिव जी के लिए थी, इग्नोरिंग पार्वती कंप्लीटली. नाउ लॉर्ड शिवा वाज नॉट क्वाइट हैप्पी विद दिस. He wanted Bhringu to understand that he is inseparable from his Shakti Parvati. तो एक दिन क्या होता है, जब भृंगी के प्रदक्षिणा के लिए आने का समय होता है तो शिवजी पार्वती को बोलते हैं कि मेरी बाजू में आके बैठ जाओ. जब भृंगु आते हैं तो देखते हैं कि प्रदक्षिणा के मार्ग में बीच में पार्वती है, तो वो उनको बोलता है कि आप उठिए, मुझे प्रदक्षिणा करनी है. पार्वती जी कहती है कि इट्स योर प्रॉब्लम, यू डोंट लाइक मी, यू वांट टू इग्नोर मी, यू फाइंड योर वे. भृंगु भी कम नहीं थे, अपने आप को एक चूहे में परिवर्तित करते हैं, छोटी सी जगह में से निकल जाते हैं और केवल शिवजी की प्रदक्षिणा करके चले जाते हैं. शिवजी मन ही मन मुस्कुराते हैं. दूसरे दिन जब फिर से भृंगु आते हैं तो शिवजी पार्वती को बोलते हैं कि मेरी गोद में आके बैठ जाओ. अब भृंगु ने देखा तो आज तो बिल्कुल जगह नहीं है. उन्होंने कुछ देर सोचा, अपने आप को चिड़िया में परिवर्तित किया, फिर से केवल शंकर की प्रदक्षिणा की और चले गए. तीसरे दिन जब भृंगु आते हैं तो उन्होंने देखा कि शिवजी ने he merged himself completely in Parvati. He was half Shiva, half Shakti. अब तो केवल शिवजी की प्रदक्षिणा का कोई रास्ता ही नहीं बचता था. तब भृंगु इनके पैर में गिरते हैं और उनको मार्ग पूछते हैं. तभी शिवजी उनको बताते हैं कि मेरे इसी स्वरूप का चिंतन करके तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी. पूरी कहानी का तात्पर्य इतना ही है कि men and women, masculine and feminine, they are equally important and they are inseparable.
यही बात वेदों में भी कही गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि परम तत्व, उसे चाहिए ब्रह्मन कहे या आत्मन कहे, उसकी कोई लिंग नहीं होती है। इट इज बियॉन्ड जेंडर। और इस विशाल अनंत ऐसे परम सत्य में एक विचार स्पंदित हुआ कि मुझे एक में से अनेक होना है, और वो परम तत्व के दो टुकड़े हो गए। आपको शायद पिक्चर में सिंगदाने दिख रहे हैं और आप यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाई दिस पीनट्स। आई जस्ट वांट टू शो यू दैट उपनिषद में ये उदाहरण दिया गया है कि तस्मात् अर्धवृगलम इव, जैसे दाने के दो भाग हो जाते हैं, वो दाल में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार उस सत के दो भाग हो गए, उसी में से पति पत्नी हुए और उसी में से मनुष्य का निर्माण हुआ। कितना सटीक उदाहरण। मनुष्य के शरीर में हाथ और पैर में तो फिर भी दायां बायां हो सकता है, लेकिन दाने की जो दो दाल है उसमें कौन सी पहली और कौन सी बाद में, कौन सी ज्यादा अच्छी और कौन सी ज्यादा ताकतवर, कैसे कह सकते हैं? कालिदास में रघुवंशम में शुरुआत में कहा है, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वाणी और अर्थ जैसे एक दूसरे के साथ संलग्न है, जैसे कि अर्थ के बिना की वाणी का कोई मतलब नहीं। इट इज एज गुड एज ब्लेबरिंग ऑफ अ चाइल्ड। 4-5 महीने का बच्चा ए बे 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 करता है तो कोई भी उसे ध्यान देकर समझने की कोशिश नहीं करता है। और उसी तरह अगर अर्थ को वाणी में एक्सप्रेस ना किया गया हो, मैनिफेस्ट ना किया गया हो, तो इट इज एज यूजलेस एज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स लाइंग इन द डिक्शनरी। तो जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल है, 2 and 1 एंटिटी है, उसी प्रकार फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, मेन एंड वुमेन आर टुगेदर एंड they are complementary to each other. एक और बात है, एकात्म जीवन दर्शन के प्रकाश में स्पर्धा को कोई स्थान नहीं है। मनुष्य के शरीर में हार्ट और ब्रेन के बीच में या किडनी और लीवर के बीच में स्पर्धा नहीं होती है। इट इज इवन बियॉन्ड द थॉट ऑफ इक्वालिटी। शरीर में हाथ और पैर को रात को आराम मिलता है, तो हार्ट ये नहीं कह सकता है कि बाबा मैं क्यों दिन रात 24/7 काम करता रहूं, मैं भी कल से दिन में 8 घंटा आराम करूंगा। ब्रेन की कुल कैपेसिटी का केवल 10% उपयोग होता है, सो ब्रेन इज वर्किंग ओनली 10% ऑफ हिज टोटल कैपेसिटी। तो हार्ट और लीवर ये नहीं कह सकता है कि बाबा कल से हम भी अपनी 10% कैपेसिटी में काम करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार समाज का भी है। अगर फेमिनाइन और मस्कुलाइन, मैन और वुमेन, इसमें स्पर्धा होने लगी और उसमें समानता की बातें होने लगी, तो न केवल व्यक्ति लेकिन पूरे समाज का क्षरण होगा। यहाँ पे इक्वालिटी की बात आती है, प्लीज उसे गलत मत समझना। मैं कहना चाहूंगी कि इक्वालिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इक्वल अपॉर्चुनिटी। महिलाओं को भी अपने कार्य क्षेत्रों को चूज करने का स्वातंत्र मिलना चाहिए और उसको वो ऑप्शन मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये बात है। So this was all about the idea of life, the vision of life. Now let's find out whether our past was in sync with this idea of India. भारत में भूतकाल में महिलाओं की स्थिति क्या इन सिंक थी इस जीवन दर्शन के प्रकाश में? So let's start with the वैदिक काल। तो वैदिक महिलाओं की बात करें तो वेदों में मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, तो उसके साथ साथ ऋषिकाएं भी हैं। महिलाओं को भी ब्रह्मवादिनी होने का अधिकार था। आज भी विवाह के समय जिन वैदिक मंत्रों का गान किया जाता है, उन मंत्रों की मंत्रदृष्टा सूर्या सावित्री महिला ही थी।
वाचक्नु ऋषि की पुत्री गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो डिबेट है वो तो बड़ा प्रसिद्ध है। वेदों में एक शब्द आता है दिधिषु, जिसका मतलब है विधवा विधवा कन्या से विवाह करने वाला, मतलब कि विधवा विवाह भी होते थे। और एक शब्द है पुरंध्री। पंडित सातवलेकर जी महाराज ने इस शब्द का अर्थ किया है ऐश्वर्य संपन्न नगर का नेतृत्व करने वाली महिला। वेदकालीन विश्पला राजकन्या है, युद्ध विद्या में निपुण है, रणांगण में लड़ती है, लड़ते लड़ते उसका पैर कट जाता है, लोहे का पैर लगा के आती है, फिर लड़ती है और जीतती भी है। मुद्गल ऋषि की पत्नी मुद्गलानी एक बार आश्रम में अकेली होती है और तस्कर आ जाते हैं, आश्रम के चोर लोग आ जाते हैं और आश्रम के गौधन को चुरा कर लेके जाते हैं। मुद्गलानी अश्वारूढ़ होती है, शस्त्रों को धारण करती है, उन तस्करों का पीछा करती है और गौधन को वापस लेके आती है। इन शॉर्ट, वैदिक काल में महिलाएं संरक्षिता से परे, बियॉन्ड स्वरक्षिता थी। कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति रामायण काल में भी देखने को मिलती है। रामायण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी अंत्येष्टि उनकी 3 रानियां करती हैं। उसका मतलब है उस समय श्राद्ध कर्म करने का अधिकार महिलाओं को था और उसके लिए पुत्र का होना भी आवश्यक नहीं था। किष्किंधा की तारा और लंका की शूर्पणखा राजनीति में बहुत निपुण थे, तो शबरी, मंदोदरी और अहल्या आध्यात्मिक साधिकाएं थी। महाभारत काल की बात करें तो याज्ञसेनी द्रौपदी की प्रखरता से हम सभी परिचित हैं। कृष्ण का वर्णन महाभारत में कृष्ण की द्वारिका का वर्णन करते हुए कहा गया है कि द्वारिका की द्वारपालिकाएं महिलाएं थी, युद्ध विद्या में निपुण थी और धनुर्वेद का रोज अभ्यास करने वाली वीराएं थी। महाभारत काल के बाद कुछ कुछ ऐसा ही चित्र बौद्ध और जैन समय में भी देखने को मिलता है। Now let me share an incident with you. There were 2 girls, Atreyi and Vasanti. So Atreyi and Vasanti, they were traveling together and just they started talking just to get rid of the boredom. भारत में ये बहुत कॉमन है। आई एम श्योर आप सभी का एक एक ऐसा अनुभव होगा कि जहां आप जानते भी नहीं है किसी को, लेकिन यात्रा में साथ हो तो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ऐसे ही अत्रेयी और वासंती का होता है और बात बात में अत्रेयी बताती है कि वह साउथ इंडिया के किसी सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रही है। अत्रेयी नॉर्थ इंडिया की वेल नोन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, फिर भी उसके प्रोफेसर उस समय कुछ नॉवेल लिखने में बिजी थे और इसलिए पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। तो अत्रेयी ने सोचा कि क्यों ना मैं दक्षिण भारत में जाके अभ्यास करूं, और वासंती भी उसको बोलते हैं कि हाँ तूने ठीक ही किया। ये जो मैं 2 कन्याओं की बात बता रही हूं, दे आर नॉट द कंटेम्पररी स्टूडेंट्स, दे आर कैरेक्टर ऑफ अ ड्रामा ऑफ 8th century बाय भवभूति। और 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत से दक्षिण भारत का प्रवास, यानी गिरी कंदराओं से, जंगलों से, पर्वत से पैदल चलते हुए उन जंगलों में होने वाले जंगली प्राणी, चोर उच्चक्के, इन सभी के साथ 2-2 हाथ करने की मेंटल प्रिपरेशन के साथ किया गया प्रवास। And then also that young lady was happy to make that journey in search of knowledge. Yes, this is an imaginary scene of a drama, but let me tell you, the audience of that time, they were able to digest it. उसका मतलब ऐसी बातें वहां पे आम थी, ऐसा हुआ करता था। अब 8वीं शताब्दी के बाद के कुछ समय से लेकर 1947 में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब तक का भारतीय महिलाओं का, न केवल महिलाओं का लेकिन पूरे भारतीय समाज का जो इतिहास है, उसको हम इतिहास का अंधकार युग कह सकते हैं।
और ये अंधकार युग का कारण केवल परकीय आक्रमण नहीं थे, लेकिन हमारे राष्ट्र जीवन में आई हुई शिथिलताएं भी थी। हजारों वर्ष तक हम समृद्धि के उच्चासन पर विराजमान रहे, इसीलिए हमें थोड़ी सी लापरवाही आ गई थी। हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, हमने अपनी क्रिएटिविटी खो दी थी, हम असावधान हो गए थे। और बराबर इसी समय में होता है बर्बर मुसलमानों का आक्रमण। मध्य एशिया से आने वाले इन मुसलमानों का जीवन दर्शन हमसे बिल्कुल भिन्न नहीं, बिल्कुल विपरीत था। उनके लिए महिलाएं शैतान की मौसी और केवल उपभोग का साधन थी। नारी अपहरण, नारी बलात्कार, नारी गुलामी, नारी विक्रय इनके लिए आम बातें थी। यहां तक कि अपने देश के प्रमुख शहरों में हिंदुस्तानी महिलाओं की विक्रय की मंडियां तक उन्होंने लगाई। और तब हमने कुर्म न्याय अपनाया। कुर्म यानी कछुआ, टॉर्टोइस। जैसे विपत्ति आने पर कछुआ अपने शील्ड में चला जाता है, उसी तरह हमने भी शुरू किया। हमने भी अपनी महिलाओं को पर्दे में डालना शुरू कर दिया। उच्च अभ्यास की बात तो एक तरफ रह गई, हमने छोटी उम्र में ही उसका विवाह करना शुरू कर दिया। और बाद में धीरे धीरे वो सारे स्खलन आते गए, जिनमें से कुछ के साथ हम आज भी लड़ रहे हैं। इसके बाद आता है सुदूर पश्चिम का आक्रमण। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि वन कैन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्टिल कैन बी विलेन। सुदूर पश्चिम से जो आक्रांता आए थे, उनके बारे में ये बात बराबर ठीक बैठती है। हंसते खेलते न जाने कब उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली से लेकर जीवन प्रणाली तक सारी बातें हमसे छीन ली, उसको तोड़ मरोड़ दिया और हमें अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। यहां मैं एक बात की और आपका ध्यान इंगित करना चाहती हूं। इन 1000 साल से ज्यादा का जो अंधकार युग था, उस समय में भी भारत की राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन की धारा क्षीण जरूर हुई थी, लेकिन सूखी कभी नहीं थी। और इसीलिए इस काल में भी, उस अंधकार युग में भी महारानी नयनिका से लेके महादेवी रुद्रांबा, महारानी लक्ष्मीबाई और ऐसी कई वीरांगनाएं, मीराबाई से लेकर मैडम कामा और भगिनी निवेदिता तक, ऐसी महिलाएं हमें टिमटिमाते तारे की तरह उस अंधकार युग में मार्गदर्शन करती दिखाई देती है। So this was all about the past in very short, and we started with the current status of women in our country. उसके बाद हमने भूतकाल को भी देखा. Now let us talk about the future roadmap. जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो मुझे एक डिस्क्लेमर फिर से देना पड़ेगा. भविष्य जो है वो हमेशा वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ होता है. शुरू में हमने देखा कि वर्तमान में स्थितियां बिल्कुल भिन्न भिन्न है. हायर क्लास की महिलाएं, मध्यम वर्गीय की महिलाएं और लोअर इनकम ग्रुप की महिलाएं, इनकी स्थितियां अलग अलग है, इनकी समस्याएं अलग अलग है. तो फिर तथाकथित दलित और वनवासी कही जाने वाली महिलाओं की भी स्थितियां भी भिन्न है और समस्याएं भी अलग अलग है. तो इस प्रकार जब हम इस भिन्न भिन्न स्थितियों की बात करते हैं, भिन्न भिन्न समस्याओं की बात करते हैं, तो सभी समस्याओं के लिए हमें कुछ ब्लैंकेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. हर चीज के लिए हमें एक कॉमन क्विक फिक्स मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. समस्याएं अलग अलग हैं, स्थितियां अलग अलग है, तो सॉल्यूशन भी टेलर मेड होना चाहिए.
तो आइए बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप की। और जब हम ये फ्यूचर रोड मैप बनाएंगे तो भिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम केवल आउटलाइन बनाएंगे, और उस आउटलाइन वाले पिक्चर में रंग भरने की स्वतंत्रता हम समय और स्थिति के अनुसार लेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे अहेड या फ्यूचर रोड मैप की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है शिक्षण और आर्थिक निर्भरता। लगभग सभी लोगों का यह मानना है कि अगर महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जाए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। I too believe that education and financial self-reliance, it makes a huge difference. But still, I have a different perspective, a different viewpoint. I would say education and self-reliance can be the tool, but not the goal. ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उसका भी कारण है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इस इंडेक्स में ये इंडेक्स के लिए विश्व के सारे देशों की एक सूची बनाई जाती है, और जो देश सूची में 1 से 15 में, 20 में, 25 में आते हैं, माना जाता है कि वहां पे जीवन स्तर बहुत ही उच्च है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वीडन 10वें नंबर पे आता है। उसका मतलब है वहां की महिलाएं बहुत ही एम्पावर्ड है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, समाज और राष्ट्र के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। नाउ स्वीडन का रेप रेट इज शॉकिंगली हाई, इट इज 63.5 पर 100,000। यही रेट अमेरिका के लिए 27.5 है और भारत के लिए 1.81। जी ठीक सुना आपने, इट इज 1.81। अब शायद आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में सारे केस रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, द सिचुएशन इज द सेम, बी इट डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका में भी फोर्सिबल रेप केस के 20% केसेस कभी भी रिपोर्ट नहीं होते हैं। यहां पर मेरा मुद्दा कतई ये नहीं है कि कहां पे ज्यादा बलात्कार होते हैं और कहां पे कम होते हैं, कहां पे महिलाएं ज्यादा असुरक्षित है और कहां पे ज्यादा सुरक्षित है। मेरा कहना केवल इतना है कि एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस देने से महिलाओं की समस्या समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर वो हो जाती तो स्वीडन में हो चुकी होती और विश्व के पश्चिमी देशों में ये सारी समस्याएं होती ही नहीं। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्यूचर रोड मैप की बात करते हैं तो उसमें दूसरा पॉइंट आता है लॉ एंड ऑर्डर। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उस अपराध के लिए कड़े से कड़े कानून जरूर बनने चाहिए, लेजिस्लेशन जरूर पास होना चाहिए, कमेटियां जरूर बिठानी चाहिए और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्यवाही के लिए बाधित जरूर करना चाहिए। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। दिस ऑल आर मिटिगेशन स्टेप्स विच वी टेक इन द रिएक्टिव मैनर। एक बार जब अपराध घट जाता है उसके बाद उसके मिटिगेशन के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं। दीज आर नॉट प्रोएक्टिव करेक्टिव मेजर्स। अगर हमें प्रोएक्टिव करेक्टिव मेजर्स लेने हैं तो we need to go into deeper. We need to understand the reason behind all these issues. अगर उस रीजन को नहीं समझा तो केवल ऊपरी काम करने से हमें समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं है। तो समस्या का समाधान अगर हमें करना है तो फिर से भारतीय जीवन दृष्टि के प्रकाश में इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एकात्म जीवन दृष्टि के प्रकाश में महिलाओं की समस्या केवल महिलाओं की नहीं है, वो पूरे समाज की समस्याएं हैं और महिलाएं उन समस्याओं का शिकार बनी है।
और इसीलिए हम जब इस प्रकार की चर्चा करते हैं, स्टेटस ऑफ विमेन के बारे में चिंतित होते हैं, चर्चा विचारणा करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप में महिलाओं से, लड़कियों से भी अधिक पुरुष होने चाहिए, क्योंकि हमें पूरे समाज का दृष्टिकोण बदलना है, महिलाओं की तरफ देखने की दृष्टि को बदलना है। हम कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषित होती है। वो कुपोषित क्यों होती है? क्योंकि सबसे अच्छा खाना वो घर के पुरुषों को और अन्य लोगों को खिलाती है और खुद बचा कुचा बासी खाना खाती है। तो इफ वी वांट टू एड्रेस द इश्यू ऑफ माल न्यूट्रिशन इन वुमेन, केवल महिलाओं को पौष्टिक आहार के उपदेश देने से काम नहीं होने वाला है। We need to sensitize the men of the house कि वो चिंता करें कि हमारे घर की महिलाएं क्या खा रही हैं, कैसा खाना खा रही हैं। शुरू में हमने बात की थी कि स्त्री हो या पुरुष हो, each one has a special role, a special duty to fulfill. तो क्या यह रोल, यह ड्यूटी विल बी द सेम फॉर एवर? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जीवन दर्शन के प्रकाश में कार्य विभाजन है, वो व्यवस्था का एक भाग है, और मूल्यों के दर्शन में व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। कभी किसी काल में महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर और बच्चों को संभालना था, लेकिन आज वो कार्यक्षेत्र आर्थिक उपार्जन से आगे बढ़कर सामाजिक क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुका है। तो ऐसे समय में आज से 50, 100 या 150 साल पहले महिलाओं से जो अपेक्षा की जाती थी, उसी अपेक्षा को हमने आज भी रखा, तो वो भारतीय जीवन दृष्टि के विरोध में है। क्योंकि यहाँ हरेक को तय करना है कि कैसे वो दूसरे को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपॉर्चुनिटी दे। अगर हम आज की महिलाओं को कहेंगे कि महिला होने के नाते घर के सभी सदस्यों को खाना खिलाकर ही खाना खाना यह भारतीय संस्कृति है, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, तो आज की महिला संस्कृति के नाम पर उसके पैरों में जो बेड़ियां लगाई जा रही है, उसको तोड़कर फेंक देगी, और उससे नुकसान केवल स्त्री का नहीं होने वाला है, पूरे समाज का क्षरण होने वाला है। जो भी समस्या हम देख रहे हैं, उसका अगर हमें रोड मैप बनाना है, फ्यूचर वे फॉरवर्ड के बारे में बात करनी है, तो हमें उसे भारतीय जीवन दर्शन के प्रकाश में, उस जीवन दर्शन के प्रकाश में हमें अपने जीवन की व्यवस्था को लाना होगा। ऐसा अगर हमने किया, ये करने के लिए अगर हम सफल रहे, तो समस्याओं का निराकरण हो सकता है और हमारा मार्ग हमेशा के लिए प्रशस्त हो सकता है। फिर से एक बार मुझे यहाँ बुला के अपने विचार आप सभी के सामने रखने के लिए अवसर मिला, उसके लिए सभी का धन्यवाद। मुझे लगता है कि थोड़े समय में विषय को लेकर मुझे जो पॉइंट्स बताने थे वो मैंने बताए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को मैं इसलिए नहीं ले पाई कि वो समय की सीमा में नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर में ऐसा कुछ आएगा तो आई वुड रियली लाइक टू टच अपॉन दोस पॉइंट्स। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि महिला वह है जो इतनी मजबूत है कि कोमल भी हो सकती है, इतनी शिक्षित है कि विनम्र भी हो सकती है, इतनी प्रखर है कि दयालु भी हो सकती है, इतनी भावुक है कि तर्कसंगत भी हो सकती है, इतनी अनुशासित है कि स्वतंत्र भी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूपा जी।